जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आका यूपीएससी कोचिंग में। तो ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जिसे आप देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे इवोल्यूशन हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जब से ब्रिटिश इंडिया आई उनने बहुत सारे एक्ट पास किए गए, चार्टर एक्ट पास किए गए, जिससे हमने कुछ पॉइंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना। तो सबसे पहली चीज़ है कि डेमोक्रेटिक राइट क्या हुआ है, बेसिक डेमोक्रेटिक राइट जिसे हम लोकतंत्र बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। वो हमें डेमोक्रेटिक राइट्स मिलना चाहिए, किसको, एक इंडियन सिटीजन को भी और नॉन इंडियन सिटीजन को भी। जैसे कि हमारे अभी फंडामेंटल राइट्स है जो आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 30 सब भी इंडियन सिटीजन को प्रोवाइडेड है, बट कुछ उनमें से फंडामेंटल राइट वो फॉरेनर्स को भी प्रोवाइड किए गए, जैसे कि आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 20, 21 एंड एक्सेट्रा। ठीक है। अब हुआ क्या था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट हुआ था दिसंबर 1947 से बनना, और उससे फाइनली हमने 26 नवंबर 1949 को हमने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है। अब क्या हुआ था, ओवर सेंचुरीज बहुत सारे एक्ट पास किए गए। 1773 से 1947 तक बहुत सारे ब्रिटिश इंडिया ने एक्ट पास किए गए, जिसे अब हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। ठीक है। जिसमें से पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाने की जरूरत क्या पड़ी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडियन आई थी तो वो ट्रेड कर रही थी, कॉमर्स कर रही थी, लेकिन जो रेवेन्यू शेयरिंग था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वो अच्छे से कर नहीं पा रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया। इसमें क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया और रेगुलेट किया अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में। ठीक है। इसके कुछ फीचर थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सबसे पहले ये हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। ठीक है। और पहले हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। अब हुआ क्या, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उसके सबऑर्डिनेट बना दिया गया। किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। इसमें क्या हुआ, इसमें इस्टेब्लिश किया गया पहली बार सुप्रीम कोर्ट एट कैलकट्टा 1774। आपके स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, तो उसका आंसर है कैलकट्टा में हुआ था 1774 में। ठीक है। अब हुआ क्या, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि एक पिट्स इंडिया एक्ट नाम का पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया, जो कि 1784 में पास किया गया। इस एक्ट में इंश्योर किया गया कि ग्रेट कंट्रोल किया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट का, किसके ऊपर? कंपनी के अफेयर में। जितने भी कंपनी का अफेयर्स थे, जैसे कि ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, उन सब पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल करना था। इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया गया ताकि कंट्रोल हो सके कंपनी के सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर में। उससे पहले क्या हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा करप्शन देखने को मिल रहा था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया, उसमें इनने कंट्रोल किया कंपनी के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल थे उन्हें काउंसिल ऑफ 3, मतलब जिसमें क्या इंक्लूड था, कमांडर इन चीफ फर्स्ट, सेकेंड प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास, इनको दिए गए, जो कि सब ऑर्डिनेट बने गवर्नर जनरल के। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या था, इसमें जो कंपनी टेरिटरी थी, कंपनी की जितनी भी टेरिटरी थी इंडिया की, उसे पहली बार बोला गया ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, मतलब ये पूरा ब्रिटिश का पार्ट है, ब्रिटिश ने पोजेस किया है इस चीज़ को। ठीक है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल आया गया इस एक्ट के तहत, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कंट्रोल किया किसके ऊपर? कंपनी अफेयर्स के ऊपर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है। अब आया एयर ऑफ चार्टर एक्ट। जब पिट्स इंडिया एक्ट आया वो भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चार्टर एक्ट पास किए गए लाइन टू लाइन। तो सबसे पहले क्या हुआ,
पिट्स इंडिया एक्ट को फर्दर फॉलो बाय अ सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद चार्टर एक्ट की सीरीज स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813, ये दोनों में एक चीज कॉमन था, क्या था कि ये डील कर रहे थे रेगुलेटिंग दी ट्रेडिंग एंड कमर्शियल फंक्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी के जितना भी ट्रेडिंग और कमर्शियल फंक्शन था वो सब से ये दोनों चार्टर एक्ट 1793 और 1813 डील कर रहे थे। 1793 के बारे में आपको बताना चाहूँगा, इस एक्ट में रिन्यू कर दिया गया कंपनी के कमर्शियल प्रिविलेजेस को कितने साल के लिए, अगले 20 साल के लिए इस एक्ट ने रिन्यू किया गया। चार्टर एक्ट 1813 में बहुत सारी बात हुई, ये एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ, एंड कर दिया गया कंपनी की मोनोपोली को ओवर ट्रेड इन इंडिया। इंडिया में जितना भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ट्रेड करती थी उन सब की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया, एक्सेप्ट दो चीज़ों को छोड़ के। पहली ट्रेड विद चाइना और दूसरी ट्रेड इन टी, ये दोनों को छोड़ के सारी जो मोनोपोली थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की उन सबको खत्म कर दी गई। अब आप ये पूछेंगे कि ये दोनों को कब खत्म किया, अगला जो चार्टर एक्ट है 1833 उसमें खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो चार्टर एक्ट 1813 है इसमें लिखा नहीं है, मैं बता दूं कि इसमें ये भी बोला गया था कि इंडियन एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज इज दैट कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दिया गया ब्रिटिश टेरिटरी को इंडिया में, वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया गया पहली बार कि ये प्रोविज़न है ब्रिटिश टेरिटरीज है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अगला आया चार्टर एक्ट 1833 जिसकी हमने बात करी गई। चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। उससे पहले हमने ये देखा था कि गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। अब इस वाले में क्या हुआ रहा है, चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और उसको 2 पावर दी गई, सारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पावर और सारी मिलिट्री पावर, ये दोनों पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई, ठीक है। इसने डिप्राइव किया गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को, है ना। बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनके पास इतनी पावर नहीं थी जितनी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास थी, ठीक है। सारी लेजिस्लेटिव पावर से इनको डिप्राइव किया गया, किसको, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास के, ठीक है। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई पूरे के पूरे ब्रिटिश इंडिया में, मतलब वो चाहेगा तो ट्रेड करेगा, वो चाहेगा तो ट्रेड नहीं करेगा, उसके हाथ में है वॉर करना किससे करना नहीं, पूरे के पूरे लेजिस्लेटिव पावर्स उसको दे दी गई, ठीक है। अगला है कंपनी की जो मोनोपोली थी ओवर ट्रेड विद चाइना एंड टी, उसे ख़त्म की गई, ठीक है। हमने 1813 में पढ़ा था कि सारी कंपनी की मोनोपोली ख़त्म कर दी थी एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना और टी को, लेकिन अब 1833 में ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी उसे ख़त्म कर दिया गया और एक इंट्रोड्यूस किया गया अटेम्प्ट, मतलब कोशिश की गई कि एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए जिसके लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं, वो है ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं वो ओपन किए जाए, मतलब उसमें इंडियन भी पार्टिसिपेट कर सकें और सिविल सर्वेंट बन सके। उससे पहले सिर्फ ब्रिटिश सिटीजन ही सिविल सर्वेंट बन सकते थे, लेकिन ये सिर्फ अटेम्प्ट किया गया था, कामयाब नहीं किया हुआ, ठीक है। अगला था कि अबोलिश किया गया स्लेवरी को 1843। चार्टर एक्ट 1833 है लेकिन स्लेवरी को अबोलिश कब किया गया, 1843। स्लेवरी मतलब बंधुआ मजदूर, जो कि जिससे आप दिन भर काम कराओ और सा पैसा भी ना दो, ठीक है, इसको अबोलिश किया गया। और पहली बार इसमें बना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी दी गई एंटायर टेरिटोरियल एरिया पोजेस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, मतलब जितनी भी टेरिटरी ब्रिटिश ने इंडिया में ऑक्यूपाई किया गया है उसकी पूरी पावर दी गई किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। अगला है चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या हुआ, इसने सेपरेट किया किसको, पहली बार पावर सेपरेट की गई चार्टर एक्ट 1853 में, पहली बार पावर सेपरेट की गई लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव सब डिफरेंट है, अलग अलग है, सेपरेशन ऑफ पावर जिसे कहते हैं। उस टाइम पे पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया
ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल के, ठीक है। सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल कैम टू बी नोन एज द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको क्या कहा गया? इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। हाउएवर जो लॉ था उसने प्रोमुलगेट किया, जो एसेंट गवर्नर जनरल को एसेंट देना है, वीटो दिया गया, मतलब गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि उसके पास वीटो है किसी भी बिल को लेके ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब अगर वो उसे कोई बिल पसंद नहीं आया तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो बिल को वो पास नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, है ना। उस प्रकार उस टाइम पे गवर्नर जनरल को वीटो की पावर दी गई किसी भी बिल पे, ओके। और सबसे बेस्ट चीज चार्टर एक्ट 1853 में ये हुआ कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। मतलब अब इंडियन भी सिविल सर्विस एग्जाम में बैठ सकेंगे और सिविल सर्वेंट बन सकेंगे। उससे पहले वाला जो चार्टर एक्ट था उसमें अटेम्प्ट किया गया था लेकिन हुआ नहीं था, लेकिन 53 में इस बार इंट्रोड्यूस कर दिया फाइनली कि इंडियंस भी सिविल सर्विस एग्जाम दे सकते हैं और सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का, उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब इंडियन सिटीजन भी वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ था कि लेजिस्लेशन को ट्रीट किया था एज ए स्पेशल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, रिक्वायर स्पेशल मशीनरी और स्पेशल प्रोसेस, ठीक है। पहली बार ये कदम उठाया गया कि लेजिस्लेशन में इंडियंस को भी जगह दी गई अपनी बात रखने के लिए, ठीक है। जो सिविल सर्विस को ओपन कर दिया गया इंडियंस के लिए, वही ताकि इंडियंस भी एग्जाम दे सके। अब क्या हुआ, जो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं तो थोड़ा, जो मैकॉले कमेटी थी जिसको हम बोलते हैं कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस, वॉज अपॉइंटेड इन 1854। 1854 में मकोले कमेटी बनी जिसे हम कमेटी ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं, जिसने ये पूरा काम किया, ठीक है। मैकॉले कमेटी आप याद रखिएगा। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के पीछे कहानी है। गवर्नमेंट रिवोल्ट हुआ था 1857 में, काफ़ी बड़ा रिवोल्ट था जिसके कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये स्टेप उठाना पड़ा और वहाँ की गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास करना पड़ा। रिवोल्ट ऑफ 1857 की एक अलग कहानी है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, आर कुंवर, तात्या तोहफे, कुंवर सिंह, ये सब मिलकर ने लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो आए दिन कभी भी कोई भी कानून बना दे रहे थे, रेवेन्यू बढ़ा दे रहे थे, कोई भी लॉ बना दे रहे थे, जिससे आम जनता, ट्राइबल्स काफ़ी परेशान हो गए थे, जिस कारण मास उस पर रिवोल्ट हुआ था 1857 का, जिसमें आपने मंगल पांडे का नाम सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई भी उसमें इन्वॉल्व थी। तो ये ऐसा रिवोल्ट आगे ना हो सके, इस कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम जानते हैं कि इसमें था क्या। वैसे इसमें लिखा हुआ है इस एक्ट को पास करने किस कंटेक्स्ट में पास किया था, रिवोल्ट ऑफ 1857, ताकि ऐसा रिवोल्ट आने वाले फ्यूचर में ना हो, ठीक है। रिवोल्ट को एक्सपोज किया था ताकि लिमिटेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी पावर थी उसमें इसे लिमिट किया गया ताकि उनकी कुछ पावर्स को कम किया गया, है ना। फर्स्ट थिंग दैट। और दूसरी बात ये थी, इसमें अबोलिश कर दिया पूरी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को। ये आप अच्छे से याद रखिए, जो एक्ट है 1858 का, उसमें इनने अबोलिश कर दिया रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई पावर नहीं रही थी, ठीक है। और सारी की सारी पावर को ट्रांसफ़र कर दिया, किसको? सारी की सारी पावर को ट्रांसफ़र कर दिया गया गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड रेवेन्यू को ब्रिटिश क्राउन। जो वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन में जो बैठे थे, जो वहाँ पे ब्रिटिश के प्रेसिडेंट थे, उनको पूरी की पूरी पावर, जिसे ब्रिटिश क्राउन भी बोला जाता है, वो पावर ट्रांसफ़र कर दी गई। ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया और उस पावर को ट्रांसफ़र किया ब्रिटिश क्राउन में, ठीक है। इट डज कैम टू बी नोन एज, इसको बोला गया एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है विच एक्ट इज नोन एज एक्ट ऑफ फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को हम बोलते हैं गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि काफ़ी परेशान किया हुआ था लोगों को, ट्राइबल्स को, उन सब की पावर को अबोलिश कर दिया गया और पूरी पावर ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले ली। ठीक है, क्राउन के कुछ साइलेंट फीचर हैं। इंडिया वॉज टू बी गवर्न एंड नेम ऑफ द क्राउन थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया जो कि पूरी पावर को वो करेगा। इसमें आया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसने डेजिग्नेशन को चेंज किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको बना दिया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। आप सीक्वेंस समझ रहे हैं? गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से डायरेक्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया को पावर ट्रांसफ़र कर दी गई। किस पावर में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को गुड गवर्नमेंट, क्या गुड गवर्नमेंट, इसलिए गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने एंड कर दिया था सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। क्या होता था, जब भी ब्रिटिशर्स कभी भी किसी भी राजा के स्टेट को वो करते थे तो वो दो डुअल गवर्नमेंट चलता था, एक राजा का रूल चलता था, एक ब्रिटिशर्स का रूल चलता था, जो कि दोनों ही इनफेक्टिव था, दोनों ही कुछ काम का नहीं था। इसलिए इनने एंड किया गया सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट को और अबोलिश कर दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। आपको पता होगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इस्टेब्लिश किया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबोलिश कर दिया। और मेन चीज़ इस बात को याद रखना आप कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है उसने इस्टेब्लिश किया 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि असिस्ट करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, जो सेक्रेटरी था इंडिया का उसको 15 मेंबर काउंसिल असिस्ट करते थे, मतलब उनको पूरे अफेयर्स, कंपनी अफेयर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बताया जाता था। अगला है सिग्निफिकेंस। पावर को ट्रांसफ़र किया गया कंपनी से क्राउन में, पहले बता चुका हूँ मैं। ठीक है, कंपनी was already deprived its power through the series of the act since late 18th century। 18th century से आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी पावर लगभग ख़त्म ही हो गई थी। ठीक है, आप लोग मेरे साथ शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, पॉइंट में बनाइए। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे पूरी अपलोड हो जाएगी, आप उसकी सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हैं या हार्ड कॉपी निकाल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आपको कोई पॉइंट लगना है, लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, दस द एक्ट डिड नॉट ऑल्टर। हाँ, लेकिन इसमें क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको नहीं चेंज किया गया, वो एज इट इज़ चलता रहा, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के पहले से चलता हुआ था। ठीक है, क्या डेवलपमेंट हुआ 1858 के बाद, जो ग्रोथ थी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। अब हुआ क्या कि 1857 के बाद काफ़ी लोग एक्टिव हो गए एज अ पॉलिटिकली और डिमांड करने लगे कि ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इंडियंस का। एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे चल रहा था उसमें डिमांड होने लगी कि इंडियंस को लाओ ताकि इंडियंस भी अपनी बात रख सके और इंडियंस का भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, और दूसरी बात कोऑपरेशन। इसमें जब रिवोल्ट हुआ 1857 में, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक चीज़ जान गई थी कि जब तक इंडियंस हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक हम इंडिया पे रूल नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चली और उनने बोला कि हमको रियलाइज़ हुआ, ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हुआ कि इंडियंस का कोऑपरेशन चाहिए अगर उन्हें बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करना है और अवॉइड करना सिचुएशन लाइक 1857। अगर 1857 रिवोल्ट आगे ना हो इसके लिए उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा इंडियंस के साथ। ठीक है, कुछ पॉलिसीज़ भी लाई गई। ठीक है, उस पॉलिसीज़ में 3 पॉलिसीज़ थी, 1861 पॉलिसी, 1892 एंड 1909। इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसमें क्या हुआ कि जो इंडियंस थे उनको नॉमिनेट किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, उनको कुछ पावर नहीं थी लेकिन वो जाके डिस्कस कर सकते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते थे। इट प्रोवाइडेड जो वाइसरॉय शुड नॉमिनेट, वाइसरॉय नॉमिनेट किया कुछ इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, ये याद रखिए, एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर उनने इंडियंस को वहाँ पे जगह दी गई और काउंसिल को बढ़ाया गया। पूछ सकते हैं कि किस एक्ट के द्वारा काउंसिल
को एक्सपांड किया गया, नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, कुछ लेजिस्लेटिव पावर रिस्टोर की गई, जैसे कि मद्रास और बॉम्बे और मद्रास के लेजिस्लेटिव पावर को रिस्टोर किया गया और शुरुआत हुई डिसेंट्रलाइजेशन की। ठीक है, कुछ ऑर्डिनेंस पास हुए जिसमें वाइसरॉय को एम्पावर किया गया कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं बिना कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी आपातकाल की सिचुएशन में वाइसरॉय ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ठीक है, ये इस एक्ट के द्वारा उसको पावर दी गई। अभी के टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर ऑर्डिनेंस इशू करना है तो उसका कंडीशन ये होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में कोई दोनों में से एक उपस्थित ना हो या दोनों ही ना हो। ठीक है, और अगर वो ऑर्डिनेंस पास हो भी जाता है और जब फर्स्ट ऑफ 6 वीक राज्यसभा या लोकसभा उसको पास करवाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट में इनको पावर दी गई कि ये ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं इमरजेंसी आपातकाल के दौरान। ठीक है, एक सिस्टम आया पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, जिसे किसने लाया, लॉर्ड कैनिंग ने लाया 1859। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। हु इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम, लॉर्ड कैनिंग। एक बार याद रखिएगा, यूपीएससी में कभी ये नहीं पूछता कि किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने बनाया, ये सब स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन आता है क्यों बनाया, किस लिए बनाया। ठीक है, तो स्टेट पीसीएस के लिए आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। ओके, अगला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। ये साइलेंट फीचर है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पे भी आ चुके हैं। ठीक है, इसने साइज इंक्रीज किया लेजिस्लेटिव काउंसिल का। पहले वाले में देखा था कि साइज इंक्रीज हुआ था थोड़ा सा, लेकिन इसमें पूरी प्रकार से इंक्रीज किया गया दोनों जगह पे। कहाँ पे, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज किया गया, सेंट्रल और प्रोविंशियल में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। ठीक है, पहली बार क्या हुआ, इंडियंस को एग्जीक्यूटिव इट प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। पहली बार इंडियंस को दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स को। इसने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जिसे सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं, जिसके गांधी जी काफ़ी खिलाफ थे सेपरेट इलेक्टोरेट के। मुस्लिम मांग रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट दो। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि किसी कम्युनिटी का नेता खड़ा है तो उसको वोट उसी कम्युनिटी के लोग देंगे और कोई कम्युनिटी के लोग नहीं देंगे, जिसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। और उस टाइम पे मुस्लिम्स लीग इस